सीमा दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, ये बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो बरतानिया की सरकार है उसे सब पता था कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही वॉज बिहाइंड ऑल दैट। इंडियन सरकार इसको प्रोपेगेंडा कह रही है, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है बीबीसी का, जो अभी तक जा नहीं रहा। हाउ डू यू सी दिस? और बल्कि मैं देख रहा था इंडियन सरकार भी, फॉरेन ऑफिस भी, बागची साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस स्टोरी को बाय भी करते हैं। आप समझते हैं कि जो सरकार ने बात की है कि जी ये प्रोपेगेंडा है, बायस है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल दैट? सबसे पहले चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। विषय पे आते हैं। देखिए चीमा साहब, कुछ लोग अब भी इंपीरियल हैंगओवर में रहते हैं। आप जानते हैं हैंगओवर मतलब शराब पीने का हैंगओवर रहता है। वैसे तो मैं तो पीता नहीं, देखा मैंने लोगों को हैंगओवर रहता है। ये इंपीरियलिज्म खत्म हुए 75 साल हो गए। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब कुछ कॉमनवेल्थ का झुंझुना बजाते हैं। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ, वहाँ लेना एक ना देना तो कॉमन है नहीं, कुछ वेल्थ बांट रहे हैं। वो चीजें चल रही है। अब ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, इंपीरियल हैंगओवर और एक कॉलोनियल ये कॉमनवेल्थ का जो ख्वाब है, जो एक इल्यूजन है, जो मिराज है, उस दुनिया में जो रहते हैं, वो थोड़ा वक्त से पीछे चलते हैं। अब कुछ चीजों पर बात करें, फैक्ट्स पे। अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री वॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना जब वो जैक फिर ऑफिस वगैरह में था, तो आप रिलीज करते। जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया। जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला, उन्होंने क्लीन चिट दिया। जब कांग्रेस के टाइम 2/3 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्लीन चिट मिला। सब चीजों का फैसला हो गया। जब ये सारी चीजें सेटल हो गई, तब बीबीसी जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए बीबीसी का टीआरपी वीआरपी नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसी चीजें टीआरपी के लिए थोड़ा फायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे। अब वैसे भी बीबीसी की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें। मतलब अब बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, मैं तो कहता हूँ बीबीएससी, ब्रिटिश बीएस कॉर्पोरेशन। तो ऐसे तो उनकी हालत होगी आज की डेट में। अब चीमा साहब, मतलब आपके कहने का मतलब है, बीबीसी के कहने का मतलब है, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेशन, हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान का पूरा यंत्र तंत्र could not find what two for 22 years what two correspondents went to ground and they cooked up something and they could find. And who gave them that jurisdiction, who gave them that authority? उनका लोकई क्या, उनकी औकात क्या, उनका मतलब क्या? ऐसे जो, अच्छा मैंने भी एक झुंझुना देखा है, मुझे लगा मैं आपको बताऊं, अगर इन गोरों को याद ही दिलाना, ब्रिटिशर्स को याद ही दिलाना, तो बीबीसी को मैं काम देता हूँ। बोलो ये मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है। बोलो जाके बोलो वो जो ब्लडी संडे था आयरलैंड का, उसका इन्वेस्टिगेशन करें। ये तो तुम्हारे लंबे बाल वाला चर्चिल है। ही इज इक्वल और मोर ब्लड देन माओ जेडंग एंड हिटलर ऑन हिज हैंड्स। क्यों? ग्रेट बंगाल फेमिन, ग्रेट बंगाल फेमिन याद होगा आपको? 40 लाख लोग हमारे मरे थे बिकॉज ही डाइवर्टेड द राइस। फिर मैं चीमा साहब पे आता हूँ, उस पे जलियांवाला बाग, सबको पता क्या हुआ, कितने सिख भाई हमारे इसने मारे वहां। तो और कहा था मैं तोप ले जाऊंगा अंदर, मैं ले नहीं पाया। उसके बाद आप देखिए, जब ग्रेट बंगाल फेमिन में जब सेकंड राउंड आया, तो कुछ थाईलैंड से अनाज यहाँ आना था, तो इसने थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया। हिंदुस्तानी अनाज तो बाहर भेजा, थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया। जब इसको बोला तो नहीं बाहर ये डाइवर्ट क्यों किया, बोला इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, इट्स ओके। आयरलैंड में आपने क्या किया वो सबको पता। चीजें बनानी उस पर बनाई ना, चीजें बनानी है तो उस पर भी एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ। ये जो कह रहे हो ना, 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर गिफ्ट में दिया, इस पे बनाइए। ये जो $45 ट्रिलियन यहाँ से लूट गए थे, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इस पे अपने लोगों को बताओ। और ये जो तुमने यहाँ हमारा लाइफ, ये हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ा था, और आज वी हैव टेकन यू एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय $350 बिलियन, व्हिच इज मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। उस पे पिक्चर बनाओ, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इस पे बनाओ कि 21% लिटरली लिटरेसी रेट वाले 80% लिटरेसी रेट पे कहाँ पहुंच गए, फ्रेजाइल 5 वाले टॉप 5 में कहाँ से पहुंच गए, आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तुमसे ज्यादा कैसे, आज हमारा मिलिट्री पावर तुमसे ज्यादा कैसे। पीछे उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, वो रॉकेट ही फट गया वहीं।
तो आपसे कम्पीट करे रॉकेट फटने में। तो ये जो चीजें हो रही इस पे कम्पीट करें ना। और $45 ट्रिलियन इज इक्वल टू 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। वी वर एट 25 30 to 33% ऑफ जीडीपी। जब आए तो 1% पे छोड़ के चले गए। ये जो खून चूसा है, ये जो निचोड़ा है यहाँ से, इसका इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए। और लोग सच कहते हैं, द लंदन वाज नेवर बिल्ट, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। लंदन वाज नेवर बिल्ट ऑन स्वेट एंड मनी। चीमा साहब, जब आपके घर अपने शीशे के, लोगों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, 2 दिन की पब्लिसिटी मिलेगी, 2 दिन का शूशा मिलेगा, पर तुम्हारे गड़े मुर्दे उखड़ गए तो दुनिया में कहीं खड़े रहने लायक नहीं रह जाओगे। और अब मैंने कहा ना, बीबीसी नहीं, बीबीएससी, अब नया नाम आ गया उसका। और एक और बात बताऊं, और ये सारों का इनका करता धरता, इनके प्रधानमंत्री हमारे भाई ऋषि सुनाक जी ने क्या बोला, आई डोंट एग्री टू इट। आपके पाकिस्तान ओरिजिन के एक एमपी खड़े हुए थे बोलने के लिए, खड़े हुए थे, ये मोदी डॉक्यूमेंट्री है, वो बोला आई डू नॉट एग्री टू इट, काम खत्म। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, हु फंड्स बीबीसी because it's a government funded organization, has rubbished this documentary and all the whatever, all these allegations and all this drama what has been created because the international cabal is active। 2024 में इलेक्शन है, अब क्या चाहते हैं, यहाँ से तो सेटल हो गया, वहाँ कहीं और सुरसीवरी बजाए कि जैसे कोई एक एनजीओ नॉर्वे के कमरे में बैठ के कोई हंगर इंडेक्स निकालता है, एक कोई जुडिशियल इंडेक्स निकालता है, एक एनजीओ स्वीडन के 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के इंडिया का एजुकेशन जर्नलिस्टिक फ्रीडम का इंडेक्स निकालता है। चीमा साहब, हिंदुस्तान को नापने और नपवाने और उसको औकात दिखाने वालों की पहले अपनी औकात इतनी सी बची है। और उन्हें कहें, देखिए झूठ के पुलिंदे बड़े होते पर ठहरते नहीं है। रेत का महल जैसे एक वेव आती है उसके साथ ही बह जाता है। ये रेत के महल ना बनाए, एक आध दिन पब्लिसिटी मिल जाएगी, पर ये पब्लिसिटी नेगेटिव ज्यादा होती है। बीबीसी की जो औकात बची थी दुनिया में वो खत्म हो गई। काफी काम मैंने बताया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया ये सब। अगर अच्छा। बीबीसी इन्वेस्टिगेट करते तो इस पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाए ना, बताए अपने लोग को दुनिया को कैसे लूटा, ये बता दे बस। सुमित भाई, ज़ाहिर बात है, ये पर्सपेक्टिव्स हैं, तो इंडिया का मेरा ख्याल है कि कोई ये इंडियन मीडिया उसका काम होगा, जिस तरह शशि थरूर साहब ने बुक लिखी और बहुत सारे लोग बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात है, ये तो आपके करने के काम है या मेरे करने के काम है या किसी और के। मैं देख रहा था कंवल सिबल साहब जो हैं, ये फॉर्मर आपके फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो यूके है उसका एक मिशन जो है वो गया था गुजरात, और उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया था। ये जो चीज़ है कि जो ब्रिटिश इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस चीज़ को, ये जो लार्जली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इमेज बना है, ठीक है, कि जी वो मुसलमानों के बारे में, और फिर अभी फॉर एग्जांपल अमित शाह की अगले दिन हम बात कर, अमित शाह साहब की नहीं, उनकी, वो खैर उन्होंने भी बंगालियों को टर्माइट्स एंड ऑल दैट कहा। फिर अगले दिन मोहन भगवत साहब की हम बात कर रहे थे कि वो कह रहे, ये पार्टी का इमेज कैसे बन रहा है, या क्या आप समझ रहे हैं ये दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा, या क्या आप समझते देखिए, हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया मेहनत कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, इंडिया को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है इस तरह की बातों से, ये जो मोहन भगवत साहब कह रहे हैं, जो अमित शाह साहब ने अगर कही है एनआरसी के ज़माने में जब बातें हो रही थी, या एनसीए आई थिंक क्या था वो, उसके ज़माने में, या फिर अभी ये जो बीबीसी कह रहा है, सो दिस इज़ ऑल प्रोपेगेंडा। डू यू बिलीव कि इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, और इंडिया को कंट्रोवर्शियल करने के लिए ये बातें जो है वो की जा रही हैं? देखिए चीमा साहब, जब खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उस उड़ते हुए जहाज के हवा के टायर की हवा निकाल देते, जहाज की औकात कुछ बचती ही नहीं, वो वहीं पंचर हो जाता, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे को लगे चलो जी आप यूं कह रहे हो कह रहे हो, ये खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। उनके अन्नदाता कह रहे शट अप। लिटरली उन्होंने बोला शट अप, आई डोंट एग्री विद दिस। तो मतलब इससे बड़ा स्नब ब्रिटिश इंग्लिश में हो नहीं सकता। कह रहे ओए, होश की बात कर, हमने अगर हम अपनी दूसरी भाषा में करें, और तेनू पता ही नहीं तुसी बोल क्या रहे हो। तो ये पहली तो बात हो गई चीज़ साहब। बीजेपी में हर कोई नेशनलिस्ट है, किसी ने किसी को ना नाम लिया ना ना कुछ ए बी सी डी कुछ नहीं कहा, एवरीबडी इज अ नेशनलिस्ट। देखिए राइट विंगर जो आप कहते हैं, राइट विंगर हिटलर था, लेफ्ट विंग होती है कम्युनिस्ट। जो नेशनलिस्ट होते हैं वो नेशनलिस्ट होते हैं, ना वो राइट होते हैं ना वो लेफ्ट होते हैं, दे आर नेशनलिस्ट। बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ नेशनलिस्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, डॉक्टर भागवत जी की बात करें, ऑल नेशनलिस्ट। उनके लिए कंट्री फर्स्ट फॉरमोस्ट ऑलवेज। कंट्री फिर पार्टी फिर सेल्फ आता है, दैट इज हाउ दे वर्क।
ये जो भावना है नेशन को बनाने की, इससे जो डीप स्टेट होता है, इससे जो इंटरनेशनल कबाल होता है, वो ये उनके मफादात के फ़ायदे में नहीं होता। ना वो राइट से डरते, ना वो लेफ्ट से डरते, डरते वो एक ही जने से जो नेशनलिस्ट हो। They are afraid of nationalist governments because nationalist governments think beyond their narrow political gains. ये जो नैरो पॉलिटिकल गेन्स के आगे सोचना, पर्सनल गेन्स के आगे सोचना, पार्टी गेन्स के आगे सोचना, देश का सोचना, ये उनकी दुकान खराब करता है। उनका तो काम ही ये है ना कि भाई मिली-जुली सरकारें रहे, कमजोर सरकारें रहे, कोलिशन सरकारें रहे, इंडिसाइसिव सरकारें रहे, कि ताकि सत्ता में कोई बैठो, सरकार उनकी चले। दिस इज व्हाट द डीप स्टेट ऑलवेज वांट्स, एंड डीप स्टेट इज अ इंटरनेशनल फिनोमेनन। बट ये जो मंसूबे खराब हो रहे, पर दे देन यूज कॉटेज इंडस्ट्री, कभी ह्यूमन राइट्स, कभी डेमोक्रेसी, कभी इंडेक्स, कभी वो इंडेक्स, कभी ये इंडेक्स, कभी ये इंडेक्स, ये इंडेक्स इंडेक्स निकाल निकाल के ना, ये थोड़े पिने पिने चुबाते रहते इधर उधर, कहीं से कुछ तो बाहर खड़ा करके। अब मुझे बताइए, अरिंदम बागची साहब का आपने स्टेटमेंट देखा ही होगा। खैर, अब ऋषि सुनाक जी का भी स्टेटमेंट देखा आपने, हमारा भी आपने अभी आंसर देख लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बीबीसी ने यार ऐसे कौन से, वो क्या कौन सा था वो, जेम्स फोन, शर्लक होम्स का रिइंकार्नेशन कौन सा आ गया उनके पास। ऐसे कौन से 12 शर्लक होम्स उन्होंने रख लिए कि वो ना जाके वो चीजें ढूंढ पाए जो हम 22 साल में न ढूंढ पाए, जो हमारे हजारों लाखों लोग लग गए, पूरी कांग्रेस की जोर लग गई, उन्हें नहीं मिला, वो भी हार गए, इन्हें ऐसी चीजें मिल गई। ये चीज़ सा प्रोपेगेंडा है, इसका टाइमिंग अगर होता तो जब ये बात हो रही थी तब रिलीज करते, तब की बात करते। अब उन्हें पता है मसला खत्म हो गया, सेटल हो गया, इसको इंटरनेशनल अरीना पे जिंदा करने की कोशिश है, भारत को रोकने की कोशिश, भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा की कोशिश, भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा की कोशिश। जब आप रशियन यूक्रेनी वॉर को नेगोशिएट कर रहे हो, दिक्कत आपके यहाँ है। हालत तो यूके की अभी ये है, दे हैव टू डिसाइड बिटवीन ईटिंग एंड हीटिंग। विद ड्यू रेस्पेक्ट, हालत खराब है इकोनॉमी की। आप देख रहे हैं कि 3.75 तो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट हो गया, 12% इन्फ्लेशन पे जी रहे हैं, नौकरियां जा रही है। और अब मैं बोलना नहीं चाहता, पर आज बोल दूंगा। मैं यूजुअली मैं बोलता नहीं, मैं पर्सनल अटैक नहीं करता किसी को, आज बोलूंगा। ये जो बीबीसी वाले रिपोर्ट निकाले ना, अभी एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, सुनने में आया मेरे, एक रिपोर्ट है यूके में ही आई थी, कि उसमें लिखा था, एंड इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, सुनिएगा, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देयर आर अराउंड 220,000 लेडीज who had to sleep with their landlord because they could not pay the rent। ये रिपोर्ट आई है यूके के मीडिया में। तो ये जो बीबीसी है, इसको बोलिए जाके इसकी जांच करो। और इसमें ये भी लिखा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, व्हेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन हीटिंग एंड ईटिंग, यू बेटर चूज ईटिंग ओवर हीटिंग एंड एड्रेस योर सोशल इश्यूज व्हिच आर मच बिगर, योर ड्रग प्रॉब्लम, योर अनएम्प्लॉयमेंट। इसको एड्रेस करिए। हमारे प्रधानमंत्री पे उंगली उठा के देखिए, 6 घंटे का टीआरपी तो मिल जाएगा, और 16वें घंटे जितनी औकात बचेगी वो बचाते रह जाओगे अपनी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं देख रहा था कि सुमित भाई, ये एक तबका है भारत के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे राणा अयूब है, हु रोट गुजरात फाइल्स। डू यू थिंक वो भी इसको बड़ा हवा दे रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल उनको अवार्ड्स भी मिले। आप क्या समझते हैं कि प्राइम इंडिया के अंदर इस तरह के जो लोग हैं, राणा अयूब जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रही हैं, आपको लगता है कि वो सारे के सारे जो हैं, उनकी आवाज़ में दम है, या वो ये उसकी उन्होंने ही शोर डाला था? खैर, ये तो इन्वेस्टिगेशन पुरानी है, लेकिन उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये लेबल करने में कि ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स, उनका भी किरदार है, या इस तरह की और बहुत सारी आवाज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इम्प्रेशन ये जाता है कि जो आवाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रिटिकल होती है, वो उसको बंद करा देते हैं इन वन वे और द अदर। जैसे एनडीटीवी की बात हुई, ठीक है, और उसके बारे में दिस इज़ नॉट माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ एन इंडियन मीडिया की सारी की ऑब्जर्वेशन है ना। वो क्या नाम है उनका, वो जो एनडीटीवी छोड़ के, मुझे ऑलवेज फॉरगेट हिज नेम। सो ये जो चीज़ है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की आवाज़, जो उनको क्रिटिसाइज करता है, वो आवाज़ बंद कर दो। ये जो इम्प्रेशन है, या फिर जो उनके अगेंस्ट बात कर रहा होता है, उसको किसी न किसी तरीके से लेबल कर दो। डू यू थिंक दिस आर्गुमेंट होल्ड्स वैल्यू? देखिए चीमा साहब, आप एक दो व्यक्तियों की बात करें तो मैंने उनके बारे में सुना नहीं, ये है कौन होंगे कोई। देखिए 140 करोड़ की आबादी है, अब इसमें कौन कहाँ कहाँ बैठा, किस किस का ध्यान रखे, किस किस का हिसाब रखे। और ये मैं आपको बताता हूँ, व्यक्तियों का कुछ भी परसेप्शन, इल्यूजन, डिल्यूजन हो सकता है, कोई भी एजेंडा प्रोपेगेंडा रन कर सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं। डेमोक्रेसी, इतनी आज़ादी हम देते, चाइना नहीं है।
चाइना में तो ये बिलियनर गायब हो जाते हैं, यहाँ कोई गायब नहीं होता, ये सब हवा पानी लेते, सब अपनी दुकान चलाते, किसी की दुकान कैसे चलती, किसी की कैसे चलती है। कोई जर्नलिस्ट बन के आता, कोई एंकर बन के आता, कोई कुछ बन के आता, कोई कुछ बन के आता, और ख्वाब गफलत में रहते हैं कि वो हिमालय को हिला देंगे। ख्वाब गफलत में रहते थे हिमालय को हिला देंगे। अब हिमालय हिला थोड़ी ना चीमा साहब, वो तो हिमालय तो कब से खड़ा है ना, ये तो पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, अब आगे आ जाइए। और उनको अपने आप को बड़ा बनाने में इतना मजा आता है, कहते हैं वाह भाई देखो हम बड़े, कि बदनाम होना भी तो एक नाम होता है। अब मैं आपको इसी केस में बताऊं 2-3 फैक्ट्स। एक बहन जी है तीस्ता सीतलवाड़ जी, उनको कांग्रेस ने पद्म भूषण या पद्मश्री दिया था अपने टेन्योर में। अब जब सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इनको अरेस्ट किया गया कि आपने ये सारे फैब्रिकेटेड केस डाले, आपने सारा माल मसाला बनाया, आपने ये प्राइम मिनिस्टर को फंसाने की कोशिश की थी, आपने सारा फसाड बनाया, आपने लोग के इमोशंस को यूज किया टू मैनिपुलेट द केसेस। उनका कोई एनजीओ वेनजीओ चलता साहब, उसमें कोई 7-1 करोड़ रुपए आया था, और कुछ फंड तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी दिया था, और उसमें से 2.5 करोड़ बहन जी ने कहा लगा यॉट पे, परफ्यूम खरीदने में, बैग खरीदने में, विदेश की टिकटें खरीदने में। वो पैसा लगा था गुजरात के लोग के लिए। किसी और का नाम वाम ले रहे थे, मैंने उस ऐसा नाम सुना सुना लग रहा, सुने हो उसके खिलाफ 2-3 करोड़ का ईडी का केस है, वो इंडिया से फिलहाल बाहर है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई उनवाई हो रही है, 2-3 करोड़ का केस ईडी का है। अब एक और थे कोई श्री कुमार जी, ये वही थे जिन्होंने रॉकेटरी का केस बनाने, जो आपने रॉकेटरी पिक्चर अगर देखी होगी, जो नंबी नारायण जी उनको फंसाने की कोशिश की गई, वो तो डीजी इंटेलिजेंस है, वो भी जेल के अंदर है। एक संजीव भट्ट थे, वो भी जेल के अंदर है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इनको जेल के अंदर डालो, देवर कॉन्स्पायरिंग। जब इतने लेवल की कॉन्स्पेरेसी हो रही है, कॉन्स्पिरेटर्स को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, और कॉन्स्पिरेटर्स को के पास सरकारी फंड आ रहा है, और उसको उसकी उसकी फटकार खुद सुप्रीम कोर्ट ने लगा और बोलो इनका हिसाब किताब करो, इन पे केस चलाओ। और कोई ईडी के उससे चक्कर से भाई भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा है। लोगों को देखिए हर चीज मोटिवेटेड होती है। आप तार जोड़ेंगे तो हर हर एक के कहीं ना कहीं तार मिलते हैं, और अब तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया। और यहाँ आपको एक और चीज बताऊं कि जो गोधरा की बात करते, जो गुजरात की बात करते, लोग गोधरा भूल जाते हैं। अगर गोधरा नहीं होता तो गुजरात भी नहीं होता। ये चीज भी लोग को याद रखना चाहिए। जब आप माँ और बेटी, जब माँ और बच्चा 6 साल का बैठा हो ऐसे, और वो गोद में बैठा बैठा जल जाए, और उसका क्रियाक्रम करना पड़े, और क्रियाक्रम करने वाला कौन था? अमित भाई शाह। जब उनका आप क्रियाक्रम करोगे तो एक अलग इमोशन होता है, एक अलग लेवल के जज्बात होते हैं। तो ये सब लोग को ध्यान रखना चाहिए, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और अब जो चीजें हो गई, राजधर्म का फॉलो हुआ, अब किसी को इस पे रोटियां सेकनी है। देखिए ये वही वाली बात है कि इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप की आज आप और मैं कमेंट्री कर ले और बताए कि सचिन तेंदुलकर ने अच्छा खेला है, रमीज राजा का जो वेल लेफ्ट था वो वेल लेफ्ट नहीं होना चाहिए। बोला कि सुमित भाई उसके तो 20 साल हो गए। वही वाली वर्ल्ड कप हो गया, फैसला हो गया, काम खत्म हो गया, काहे की कमेंट्री कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 5-6 घंटे के लिए बीबीसी इतना डेस्परेट है कि 6 घंटे की टीआरपी के लिए इस हद तक जाएगा। अच्छा चीमा साहब कुछ कुछ मदद मदद कर दो उनकी, देखो हालत खराब है उनकी, बड़ी सुमित दिक्कत भाई, है। सुमित भाई, इंडिया में ये कहा जा रहा है कॉलोनियल माइंडसेट, हर बंदा कह रहा है जी कॉलोनियल माइंडसेट। अच्छा, अगर ये कॉलोनियल माइंडसेट है तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया somehow is thinking कि यार ये जो बरतानिया वाले हैं ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको, इनकी जो है वो, ये हमसे पीछे रह गए, इकोनॉमी इनकी अच्छी नहीं है, ये जो है वो नंबरों में थोड़ा वो है, इनको हमारी ज़रूरत है। कोई लोग बायकॉट करेंगे, कोई जिस तरह बायकॉट अमूमन होता है, देखते हैं कि उसको नफ़रत की निगाह से जाना छोड़ देंगे बरतानिया, या कारोबार बंद किया जाएगा, या इस तरह की चीज़ें, या कि नॉर्मली ये जो चीज़ें हैं ये मीडिया के हवाले छोड़ दी जाएंगी और लोगों के हवाले छोड़ दी जाएंगी। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का रोल, जो मुझे मुझे समझ आ रही है, रोल बढ़ेगा, इंडिया मेन स्ट्रीम लाइट में ग्लोबली आएगा, तैसे तैसे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो माजी है उसको वो घसीटेंगे। दिस इज देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट एन आम आदमी नहीं है वो, ठीक है? वो जारी बात है भाई, 130-40 करोड़ लोगों का वजीर आजम है, एंड ही हैज़ ए हिस्ट्री, ठीक है जी। और उस हिस्ट्री के ऊपर जो है वो लोगों ने क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये कैसे इंडिया
इंग्लैंड ब्रिटानिया को कह देगा कॉलोनियल माइंडसेट, कल को फ्रांस में कहीं छप जाए, कल को अमेरिका में कहीं छप जाए, कल को कहीं और में इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाएं, सो हाउ विल, जैसे अल जजीरा कर लेता फॉर एग्जांपल, वो तो उसको क्या कहेंगे, उसको उसको क्या नाम देंगे? सो ये जो चीज़ है, हाउ इंडिया, एक लार्जली सवाल तो बनता है कि इंडिया कैसे इन चीज़ों को डील करेगा, और इंडिया खास तौर पे बर्तानिया के साथ कुछ चीज़ें डाउनग्रेड करेगा, कोई झंडे जलाएगा, इस तरह की चीज़ें भी सोची जा रही हैं। चीमा साहब, आप ना, आपके हाथ में बस वो केरोसिन की बोतल और माचिस दोनों साइड में एक जेब में लेके घूमते हो, कहते हैं यार चलो कोई नहीं, जाते नहीं, जाते नहीं, मैंने केरोसिन सवाल केरोसिन छोड़े सवाल और माचिस। नहीं, जवाब सच दूंगा में, मैं आपके नहीं, नहीं, सवाल। मैंने जो सवाल किया इसमें क्या जाननी है आप हाँ, नहीं नहीं मुझे? मैंने नहीं, कहा कि बिल्कुल बर्तानिया को तो आप कॉलोनियल कह देंगे भाई, फ्रांस, अल जजीरा, उधर न्यूयॉर्क टाइम्स, ये बाकी जो लोग हैं इनको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए चीमा साहब, बर्तानिया में हमारा भाई ऋषि सुनाक अभी प्रधानमंत्री है, कोई दिक्कत नहीं। जो बर्तानिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं पे भी जो प्रोपेगेंडा चलाएगा उसके खिलाफ बोलेंगे, उसकी प्रोपेगेंडा को चौराहे पे ले जाके नंगा कर देंगे। प्रोपेगेंडा को हमें देश से कोई मतलब नहीं, हमें कॉमन शहरी से कोई मतलब नहीं, हमें शासन प्रशासन से हमारा कोई बैर नहीं है। पर ये जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो प्रोपेगेंडा हैज टू बी कॉल्ड आउट, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी की भी आए, उसको हम, we are not going to attack the country for the propaganda, and that is what the cabal and the deep state wants us to do। कि हम वर्तानिया से रिलेशन खराब कर दें, हम डाउनग्रेड कर दें, ट्रेड, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सब बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। हमारे भाई ऋषि सुनाक ने तो ऑलरेडी इसकी हवा निकाल दी, तो हमारा काम तो हो गया डिप्लोमेटिकली। बट हाँ, बीबीसी ने ऐसा बोला, हमें उसको जवाब देना जरूरी बनता है। अगर डिप्लोमेसी में आप जवाब नहीं दोगे तो इट इज डीम्ड टू बी करेक्ट। जो प्रोपेगेंडा चलाएगा उसे जवाब देंगे। और अगर ऐसी कोई दूर दराज की भी बात होती, आपके ये जितने मुसलमान मुल्क हैं, सबसे ज्यादा अवार्ड अगर किसी भारत के प्रधानमंत्री को दिए हैं तो मोदी जी को दिए हैं। क्या ये सब मुसलमान मुल्क बिके हुए हैं? क्या ये सब आरएसएस के इन्फ्लुएंस में है? क्या क्या इन सब पे मोदी जी का इतना जादू चलता है कि अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मोदी जी को दिए, मंदिर बनाने की जगह दे रहे, ये दे रहे? क्योंकि ये मुसलमान मुल्क जानते हैं, इनकी इंटेलिजेंस जानते हैं, इनकी कम्युनिटी जानती है यार, ये सब प्रोपेगेंडा, ये तो सब वो मीडिया, आप जानते हो मीडिया कैसे चलता है, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये टीआरपी वीआरपी के लिए करते हो। जिस अदारे की हालत खराब हो, जो हर आर्टिकल के बाद लेता है यार, कोई $10 दो, $12 दो, उनकी हालत और खराब होती चीमा साहब। और अब वो अब मजबूरी में क्या करे, कहाँ कहाँ तक जाए, क्या क्या लिखे। हाँ, पर ये जरूर कहता हूँ आपको, जो भी प्रोपेगेंडा की बात करेगा दुनिया में, जहां कहीं कहेगा, हिज प्रोपेगेंडा विल बी कॉल्ड आउट। यू हैव अ राइट ऑफ राइटिंग अबाउट इंडिया। आप रहिए, अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। पर आप पर्सनल एजेंडा चलाएंगे, आप डीप स्टेट के एजेंडा चलाएंगे, इंटरनेशनल कबाल का हिस्सा बनेंगे और हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब तुरंत और वहीं में दिया जाएगा। आई नो आप हमें एक्सपोज तो नहीं कर पाएंगे, हम आपको एक्सपोज हर जगह कर देंगे। चलें, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो वो कह रहे थे, बीबीसी वाले कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, आई थिंक इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम है 180 मुल्कों में 142 पे आता है। व्हेन इट कम्स टू, जिसे आप कह लें, ट्विटर जो है वो तमाम बैटल्स इंडियन सरकार के अगेंस्ट हार गया है। सो और जिस तरह अभी कल मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर कानून बना है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आएगा उसकी फाइनल रेट स्टेट की है, वो जो मर्जी जिस चीज़ को मर्जी फेक न्यूज़ करार दे के फारग कर दे। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिक किया गया है, चुना गया है, लोगों ने चुना है, एंड पीपल हैव एब्सोल्युटली राइट कि वो जिसको मर्जी चुने। तो जाहिर बात है जिसको चुना है, एंड दे आर मेकिंग देयर ओन रूल्स। सो दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका में हूँ, तो यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ प्रेस है और बड़ी अन्नी फ्रीडम ऑफ प्रेस है। लेकिन शायद हम जहाँ पे रहते हैं, जिस साउथ एशिया में हम रहते हैं, वहाँ पे स्टिल एक माइंडसेट है जो वो फ्रीडम नहीं देना चाह रहा है। सेम इज़ इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो इससे भी बुरे हालात हैं, आपसे भी बुरे हालात हैं। आपका नंबर 142 हो तो हम पता नहीं 154 पे हैं समवेयर, मुझे अभी याद नहीं है, और 161 पे समवेयर यहीं पे ही खड़े हुए हैं। सो ये चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि और ये जहाँ जहाँ पे मजबूत माइंड के लोग, मजबूत लोग हैं जिनकी आवाम के अंदर से है, वो चाहते हैं कि वो उनका कंट्रोल हो। मेरी एक ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग। आप सुबह कुछ कह रहे थे आप? जी मैं साहब, मैं ये बोलूंगा कि मैं ये प्रेस फ्रीडम की थोड़ा न्यूमेरिकली इस पे थोड़ा बात करें। देखिए, प्रेस ये फ्रीडम भी जो है, गलत है प्रेस फ्रीडम वाले।
प्रेस फ्रीडम है ये मैंने कहा ना ये ये अपने ना प्रोपेगेंडा है। 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के 4 एनजीओ 2 एनजीओ मिलके ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालते हैं। जैसे यूएस का आप देखिए, मैं इनकी बात बोलूँ, 44वां प्रेस फ्रीडम है यूएस में। ये ट्विटर फेसबुक वेसबुक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दीवाने हैं, ये सब यूएस से निकलते, पर यूएस का नंबर 44 है। और जो डेनमार्क या फिनलैंड या कोई उसका शायद नंबर 1 है। वो ऐसी कंट्री को नंबर 1 करते जिसकी आबादी हमारे चांदनी चौक से कम होती है। जिस अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन किया, और ट्विटर अब भी चल रहा है, जहाँ ये सारे शगुफे जहाँ से निकलते उसका नंबर 44 है, जहाँ की आबादी 3 मिलियन या 3.5 मिलियन है। और वहाँ की दैट इररिलेवेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स, वहाँ जहाँ खबर में ये होता है कि कितने कमरे किस मोहल्ले में रेंट पे लिए अवेलेबल और मैट्रिमोनियल निकलता है, वहाँ प्रेस फ्रीडम है। इनको ना अपने दिमागी तवज्जुन का जांच करानी चाहिए। दे शुड गेट देयर मेंटल फैकल्टीज चेक, बिकॉज यू नो ऑरेंज is not comparable with a polonium ball, though both may look round, but there's a hell बिल्कुल, of a difference. बिल्कुल ठीक है सुमित भाई। मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं कि जहाँ पे वेयर देयर इज़ क्या स्मोक देयर इज़ अ फायर, कुछ इस तरह की बातें तो होती हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो बीबीसी की स्टोरी है, इसमें एग्जैजरेशन भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक व्यू बन चुका हुआ है दैट इज़ अबाउट इंडिया। इसी तरह जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक व्यू बन चुका हुआ है कि वो जिस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह मेरा ख्याल है भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी का एक पर्सपेक्टिव जो है उनके बारे में बन चुका हुआ है। सो सीमा दिस साहब, जी हमारे यहाँ 4 सीजन आते हैं, 4 सीजन आते हैं। देखिए हमारे यहाँ दिल्ली में 50 डिग्री भी है, अभी वो 1 डिग्री भी है, बारिश भी है, स्प्रिंग भी है, ऑटम भी है, समर भी। ये सीजन आते जाते रहते। चीमा साहब आप परेशान हो। जय हिंद। नहीं, ऐसी तो बात नहीं, सीज़न तो हमारे पास भी 4 ही हैं, पर इसका मतलब इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है सुमित भाई जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर एंड लवली टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू एंजॉय सीमा साहब, एंड एंजॉय योर टी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।